हाँ जी, 12th क्लास। तो आपका ये वाला जो टॉपिक रहेगा आज, दैट इज़ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर्ड रहेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के, स्पेशली द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है? थ्योरी के लिए इसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ये एक न्यूमेरिकल पार्ट के लिए चैप्टर रहेगा। ठीक है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब बेटा इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है कि बेसिक चीज आपको समझनी चाहिए कि कंपनी जो होती है, ओनली अ कंपनी, कंपनी अपने डिवेंचर्स इशू करती है, अपने डिवेंचर्स इशू करती है अलग अलग लोगों को, जनरल पब्लिक को। ठीक है? कभी कभार एज अ कोलेटरल वो बैंक पे गिरवी रखती है उसको, कभी कभार वेंडर को इशू कर देती है। जिस भी बंदे को कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, वो बंदा कंपनी को किसी ना किसी रूप में अमाउंट प्रोवाइड करा रहा होता है। अगर एक जनरल पब्लिक का इंसान है, नॉर्मल बंदा है, तो कंपनी जब इसे डिवेंचर्स देगी तो ये कंपनी को बदले में पैसे देगा, जस्ट लाइक शेयर्स। कि जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो एक इन्वेस्टर कंपनी को पैसे देता है उसके बदले। ठीक है? ऐसे ही अगर मान लो ये कोई बैंक है, कोई एजेंसी है, ठीक है, कोई बैंक हो गया लेटेड भी, क्योंकि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में 3 प्रकार के इशू ऑफ डिवेंचर्स डिस्कस होंगे: बैंक को, वेंडर को और जनरल पब्लिक को। अगर एक नॉर्मल इंसान कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसके बदले में वो जो कंसिडरेशन देता है वो बैंक क्यों लेती है कंपनी के शेयर्स? कंपनी जब बैंक से लोन लेती है ना तो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ गिरवी, एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी कंपनी अपने डिवेंचर्स उस पर गिरवी रख देती है। वेंडर बेटा वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो मान लो किसी से आपने कोई सामान है, उसका बिजनेस ही खरीद लिया आपने, लेट इट बी वेंडर से आपने उसका बिजनेस परचेज करा है, उसके बदले में आप उसको डिवेंचर्स दोगे। वो हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा। अगर मैं आपके 12th क्लास के सिलेबस की बात करूं, आपके सिलेबस में इशू ऑफ डिवेंचर्स 3 लोगों से है। 3 लोगों को आपने डिवेंचर्स इशू करने हैं। 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें 3 लोगों को, 3 पार्टीज को डिवेंचर्स इशू करे जाते हैं। एक जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, बैंकर्स को और वेंडर को। 3 प्रकार के लॉजिक्स यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं, आम जनता को, बैंकर्स को और वेंडर को। अब एक एक करके हमें सारे लॉजिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वेंडर से स्टार्ट करते हैं, लेट इट बी। ठीक है? अगर आप वेंडर, अब बेटा वेंडर वो होता है जो अपना बिजनेस आपको बेच रहा है। ठीक है? जिसका आप बिजनेस खरीद रहे हो, जो भी बंदे का आप बिजनेस खरीद रहे हो। शेयर्स के अंदर भी ये लॉजिक आता है कि इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। सेम लॉजिक यहाँ पर भी आएगा कि इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। अब ध्यान से देखना, वेंडर्स की एंट्री क्या रहेगी। वेंडर को अगर आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो कैसी एंट्रीज रह सकती है? सबसे पहली एंट्री, जब आप उसका बिजनेस परचेज कर रहे हो, पहली एंट्री किसकी रहेगी? उसके बिजनेस को खरीदने की। वेंडर कौन होता है बेटा? जो बेच रहा होता है। ट्रेन वगैरह में भी आप देखते हो वेंडर कौन होता है? जो कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। हमारे यहाँ अकाउंट्स में वेंडर कौन होता है? जो अपना बिजनेस आपको बेच रहा है। ठीक है? तो बिजनेस परचेज की पहली एंट्री होगी, बड़ी सिंपल होती है भाई। डेबिट वेट कम्स इन, तो उस लॉजिक से नॉर्मल जो चीजों का नेचर होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है? टू वेंडर अकाउंट। ये बेसिक एंट्री होती है किसी भी वेंडर से उसका बिजनेस खरीदने की। ठीक है? अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें हल्का सा लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है अभी वो साथ के साथ देख लेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। भाई अमाउंट क्या क्या आएगा? जो भी एसेट्स खरीदे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेट इट बी, अगर एक साथ ही क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 लाख के एसेट लिए तो यहाँ 10 लाख आ जाएगा। अगर तोड़ तोड़ के दे रखा है ना कि आपने एक्स लिमिटेड से 3 लाख की मशीनरी ली, 4 लाख की बिल्डिंग ली, 2 लाख का स्टॉक लिया, तो वो एसेट्स अलग अलग करके यहाँ पर डेबिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सिमिलरली जो लाइबिलिटीज होंगी वो यहाँ पर क्रेडिट होंगी। वेंडर के ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में भी क्या, वेंडर का अमाउंट क्या लिखेंगे? जो भी हम उसको सम, वर्थ या मेन बोले तो परचेज कंसिडरेशन में जितने में हमने उससे डील डन करी है। अब बेटा बात क्या होती है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बारी
कि आप उसको पूरे पूरे ही वर्थ में उसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो। गुडविल नाम की भी चीज होती है, आप लोगों ने अकाउंट्स में पार्ट ए में पार्टनरशिप में पढ़ा होगा। गुडविल नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के 10 लाख के एसेट लिए हो और 2 लाख की लाइबिलिटीज हो, तो काट पीट के आपका उसको 8 लाख देना बनता है। अगर बिल्कुल 8 लाख ही बनता है तो 10 लाख के एसेट, 2 लाख की लाइबिलिटी और 8 लाख वेंडर को जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं आपके क्वेश्चन के अंदर। यूजुअली ऐसा होता है कि 8 लाख बनता था, वेंडर को या तो 9, 10, 11 लाख दिए या फिर 7 लाख दे दिए। मतलब या तो डील में फायदा हुआ या आपको घाटा हुआ। तो यूजुअली क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में यही रहता है कि लेट इट बी परचेज कंसिडरेशन बन रही थी 8 लाख, आपने फिर भी उसको 9 या 10 लाख दिए। वो जो 1 या 2 लाख फालतू दिया वो किस चीज का दिया? सामने वाले की गुडविल का। तो अगर डेबिट में बैलेंस बचे, या हैशटैग में डाल रहा हूं मतलब बैलेंस बचे, पेपर में आप हैशटैग नहीं डालेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचे, अगर आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में बचता है, देखो बेटा डेबिट में भी बैलेंस बच सकता है और क्रेडिट में भी बैलेंस बच सकता है। अगर क्रेडिट में बने तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कि हमें डील करके फायदा हो गया। कैपिटल रिजर्व में क्या जाते हैं? हमारे सारे कैपिटल रेयर नेचर के प्रॉफिट्स, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बुक वाले बेटा एक साथ करते हैं, हम अलग अलग एंट्रीज करेंगे। दूसरी एंट्री, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो वेंडर को बाय बैंक, चेक देकर, कैश देकर, या कोई बीपी देकर। बीपी क्या होता है? बिल्स पेबल। लिखत में उसको नोट लिखकर कि भाई हाँ इतने टाइम बाद हम आपको इतने पैसे प्रोवाइड करा देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। क्यों भाई? देसी लॉजिक, ऊपर क्रेडिट हुआ था अब डेबिट होगा। एग्जैक्ट लॉजिक कि डेबिट द रिसीवर, वेंडर एक बंदा है वो पैसे रिसीव करेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या दें? अगर क्वेश्चन में कैश लिखा है तो कैश, बैंक से पैसे दे रहे हैं, चेक से पैसे दे रहे हैं तो बैंक, बिल्स पेबल दे रहे हैं तो बिल्स पेबल। उसके बाद बेटा जो थर्ड एंट्री है जिसके चक्कर में टॉपिक आपका बना है, थर्ड एंट्री, अगर आप उसको डिबेंचर इशू कर रहे हो। ये क्या मतलब बना भाई? इसका मतलब ये बना भाई, अगर आपने किसी से बिजनेस खरीदा, आप कंसिडरेशन तो उसको कैसे भी दे सकते हो, आप उसको कैश भी दे सकते हो, आप उसको बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, आप उसको बिल्स पेबल भी दे सकते हो। लेकिन आप उसको डिबेंचर अगर इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी भाई? फिर से वेंडर तो रिसीवर है, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू जितने भी परसेंटेज के डिवेंचर्स आप उसको दे रहे हो। यार ये परसेंटेज क्यों लिख दिया? डिवेंचर्स बेटा जब भी इशू होते हैं ना, डिवेंचर से पहले उसकी परसेंटेज, उसका कूपन रेट, उसका इंटरेस्ट रेट लिखा जाता है। 8%, 9%, 12%, 15%, ठीक है, ये चीज, इसमें कोई दिक्कत। और अगर डिवेंचर्स आपने उसको सामने वाली पार्टी को प्रीमियम पर दिए है, अगर आपने सामने वाली पार्टी को प्रीमियम पर डिवेंचर्स दिए हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, प्रीमियम पर डिवेंचर्स दिए हैं तो क्रेडिट में 2 SPR आ जाएगा, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर डिस्काउंट पर दिए तो डेबिट में बैलेंस आएगा डिस्काउंट ऑन इशू, पूरा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड। दोनों नहीं होगा, या डिस्काउंट पे दिए होंगे या प्रीमियम पर दिए होंगे। अब बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, है थर्ड एंट्री का ही पार्ट है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर्स आप सामने वाले को दोगे? सिंपल फॉर्मूला है वेंडर पेमेंट अपॉन इशू प्राइस, वेंडर पेमेंट अपॉन इशू प्राइस। ये बेटा एक हो गया आपका वेंडर वाला लॉजिक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ठीक है। लॉजिक नंबर 1, ये हो गया आपका लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2, अगर आप बैंकर्स को डिवेंचर इशू कर रहे हो, बैंकर्स को कैसे? एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसका क्या लॉजिक है बेटा वो भी देख लो आप। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी, आपने बैंक से लोन लिया, अब आप उस पर डिवेंचर्स को गिरवी रख रहे हो, क्योंकि भाई सामने वाले को क्या फायदा? डिवेंचर्स एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है कि सामने वाले ने आपसे पैसे ले रखे हैं, एक सेफ्टी।
दूसरी बात, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट भी जाता है, तो सामने वाली पार्टी को ब्याज भी मिलेगा रेगुलरली, वो चीज होती है, ठीक है। शेयर डिवेंचर में फर्क ही मेन बेटा ये होता है, शेयर्स पर डिविडेंड जाता है, एंड डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ठीक ठाक होंगे तो देंगे डिविडेंड, वरना स्किप इट। बट इंटरेस्ट का बेटा क्या होता है, ब्याज का, ब्याज इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आप कमाओ ना कमाओ, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ब्याज आपको देना ही पड़ता है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी वाली एंट्रीज का क्या रहता है भाई, सिंपल, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं। सबसे पहली एंट्री लोन लेने की एंट्री, आपकी भाषा में लिख रहा हूं, लोन लेने की एंट्री। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तभी तो उसको डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो लोन लेने की एंट्री बड़ी सिंपल है भाई। आपके बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अमाउंट। ये एंट्री किस अमाउंट से करोगे बेटा, विद द अमाउंट ऑफ लोन, जितने का लोन ले रहे हो उस अमाउंट से ये वाली आप एंट्री करोगे। सेकंड, डिवेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री, डिवेंचर्स को कोलेटरल में, कोलेटरल मतलब गिरवी रखने की एंट्री, डिवेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री। सेकेंड एंट्री भी देख लो बेटा क्या होगी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज नोन एज डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री कैसे होती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स, जो आपने डिवेंचर्स गिरवी रखी है। डिवेंचर्स भैया क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यार, जब वेंडर को डिवेंचर्स दे रहे थे तो टू डिवेंचर्स आएगा ना, परसेंटेज डिवेंचर्स क्रेडिट में, अब बैंकर्स को दे रहे हो तो 2% डिवेंचर्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एंट्री किस अमाउंट से होगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, विद द अमाउंट ऑफ कोलेटरल, कि कितने के डिवेंचर्स आप गिरवी रख रहे हो। पता है ना आपको, लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख की चीजें गिरवी रखोगे, बहुत अच्छे टर्म्स है आपके, तो आप 8-9 लाख का भी रख सकते हो। यूजुअली हायर पे ही रखा जाता है कि 10 लाख का लोन है तो 12-13 लाख की सिक्योरिटी गिरवी में रखी जाएगी। ये बेटा दूसरा लॉजिक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे, जनरल पब्लिक को जब डिवेंचर्स देते हैं, आम जनता को, उसके लॉजिक्स का ध्यान रखना भाई। अगर आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए डिवेंचर्स गिरवी, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए डिवेंचर्स दे रहे हैं फॉर जनरल पब्लिक, कि आप नॉर्मली ऐसे किसी पे गिरवी गुरवी नहीं रख रहे, ना आपने किसी से कोई सामान समून ले रखा है, आप आम जनता के लिए डिवेंचर्स इशू कर रहे हो कि जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड होंगी वो हमें पैसा दे, एज अ कंपनी हमारी कंपनी को पैसे दे, बदले में हमारे से उतने डिवेंचर्स ले जाए, सामने वाले का फायदा, पहली बात आपका फायदा। ध्यान रखना बेटा, हमारी सारी एंट्रीज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ठीक है। जब ये कर भी रहे होगे, खुद को कोई इन्वेस्टर वगैरह या स्टूडेंट ना समझना, आप लोग कौन हो, आप कंपनी हो, ठीक है। तो कंपनी को फायदा है यार, सामने वाला पैसा देगा, उससे हम कितना पैसा बना लेंगे, ठीक है। सामने वाले को फायदा, उसको आने वाले टाइम पर शायद से पेमेंट प्रीमियम पर मिले, रिडेम्पशन वो भी हम पढ़ेंगे कि जो उसकी रीपेमेंट हो वो ज्यादा अमाउंट पे हो। उसके अलावा जितने टाइम सामने वाले के डिवेंचर्स हमारे पास है, हम उसको ब्याज देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे, उसकी एक रेगुलर इनकम बनेगी, तो वो चीज। अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन में ना बेटा, दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो ये शेयर्स नहीं है जो डिस्काउंट पर इशू ना हो, डिवेंचर्स को कैसे भी इशू किया जा सकता है। आप डिवेंचर्स को इशू पार पर भी कर सकते हो, पार मतलब अमाउंट में बोलूं तो 100 रुपए का डिवेंचर 100 में ही इशू कर दिए। आप डिवेंचर को, जो बहुत रेप्यूटेड फर्म्स होती हैं उनके डिवेंचर्स प्रीमियम पर जाते हैं शेयर्स की तरह, कि 100 वाला डिवेंचर 110 में चला गया। और आप इशू डिस्काउंट पर भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है, शेयर्स को नहीं कर सकते थे। शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कब करते हैं, सिर्फ जब वो फोरफिटेड शेयर्स हो, कैंसल्ड शेयर्स हो, ठीक है, वो भी उतने ही डिस्काउंट पर कर सकते हैं जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ था एक्चुअली उस पूरी डील में से। चलो वो एक अलग टॉपिक है, वो तो शेयर्स में करेंगे। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, सारी एंट्रीज आप 100 से करोगे, इसके अंदर जो 10 रुपए फालतू आए ना, उसको जो मैं लिख रहा था
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दोगे। और इसमें मान लो 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में ही चकवा दिया, तो जो 10 रुपए का लॉस हुआ उसको डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से लिखा जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से लिखा जाएगा डेबिट के अंदर। ठीक है, एक लॉजिक बेटा आपका ये हो गया कि डिवेंचर्स कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और लॉजिक्स इसके अंदर आपके सब्सक्रिप्शन कैसी है। वैसे तो यूजुअली सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक आपका शेयर्स के अंदर आता है ज्यादा अच्छे से, यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं, बट स्टिल एक बार हम बेसिक शुरुआत वाले क्वेश्चंस के लिए वो सब्सक्रिप्शन की भी बात कर लेते हैं कि लोगों ने सब्सक्राइब कैसे करे हमारे डिवेंचर्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी। भाई आपके डिवेंचर्स की अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, मतलब आपके लिए बेइज्जती वाली बात कि लेट इट बी, आप इशू तो करना चाह रहे थे एज अ कंपनी 10,000 डिवेंचर्स, बट लोगों ने सिर्फ 9500 डिवेंचर्स ही अप्लाई करे। ऐसे में क्या होगा बेटा, सारी एंट्रीज किससे करोगे, 9500 से मल्टीप्लाई करके, ऑल एंट्रीज विद 9500। बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फुल सब्सक्रिप्शन होगी। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है वैसे यूजुअली कि आपने इशू भी करे 10,000 डिवेंचर्स और 10,000 के 10,000 डिवेंचर्स अप्लाई भी हो गए, 10,000 के 10,000 डिवेंचर्स अप्लाई भी हो गए। तो सारी एंट्रीज किससे होगी भाई, ऑल एंट्रीज विद 10,000, ऑल एंट्रीज विद 10,000। और ऐसा भी हो सकता है, जो शेयर्स के केस में होता था, कि आपके डिवेंचर्स, अगर आपकी एक बहुत रेप्यूटेड फर्म है तो बहुत लोग आपकी कंपनी को लोन देने के लिए, पैसा देने के लिए रेडी रहते हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट केस शेयर डिवेंचर में यही रहता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आप इशू तो करना चाह रहे थे 10,000, लेकिन लोगों ने 12,000 डिवेंचर, 12,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए। ऐसे में बेटा क्या किया जाता है, प्रोरेटा और रिफंड, प्रोरेटा किया जाता है और रिफंड किया जाता है फालतू पैसे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अलग से भी करेंगे, अभी तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भैया एंट्रीज कैसे होती है, जनरल नॉर्मल एंट्रीज, नॉर्मल एंट्रीज पब्लिक सब्सक्रिप्शन की कैसे होती है, उसके लिए बेटा एक लॉजिक का ध्यान रखना है। डिवेंचर का पैसा एक बारी में भी आ सकता है और शेयर्स की तरह पार्ट्स के अंदर भी आ सकता है। डिवेंचर्स का पैसा एक बारी में भी आ सकता है और तोड़ तोड़ कर भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहेंगे लॉजिक्स आपके, जो डिवेंचर्स का अमाउंट है, डिवेंचर्स का पैसा, जब आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो ना, तो पैसा पार्ट्स में भी आ सकता है, पार्ट्स मतलब इंस्टॉलमेंट्स में भी आ सकता है। जैसे लगभग 90% शेयर्स के क्वेश्चन में पैसा इंस्टॉलमेंट्स में आता था। पहले पैसा सबसे पहले आता है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, कॉल्स है तो कॉल्स पर। कॉल्स दो प्रकार की होती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यूजुअली आपको एक पैटर्न बताऊं तो शेयर का क्वेश्चन पार्ट्स वाला ही आता है, डिवेंचर्स का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पूरा पैसा एक बारी में आया, फुल अमाउंट एट वंस, सारा पैसा एक ही बारी में आया। अब ऐसे में डाउट बनेगा यार कि अगर एप्लीकेशन का होता हम एप्लीकेशन लिखते, अलॉटमेंट का होता हम अलॉटमेंट लिखते, फर्स्ट कॉल होता फर्स्ट कॉल लिखते, सेकंड कॉल होता तो सेकंड कॉल लिखते। अगर सारा पैसा एक ही बारी में आया है तो क्या लिखेंगे, तो ऐसे में बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे लिखा जाता है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, अभी तो बस एक इसका लॉजिक का स्क्रीनशॉट लो नोट्स बनाने के लिए। अब एंट्रीज, भाई बिल्कुल जो बेसिक से बेसिक बच्चा भी है ना, वो जनरल एंट्रीज का ध्यान रखे। एंट्रीज कैसे होती है, नॉर्मल एंट्रीज कितनी होती है शेयर और डिवेंचर में, शेयर्स और डिवेंचर की जो बेसिक 8 एंट्रीज होती है ना, बेसिक 8, अगर
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पैसा आ रहा है तो उसका। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है सबसे पहले पैसा किसका आता है, एप्लीकेशन का। सबसे पहले पैसा आता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन की दो एंट्री होती है बेटा, पहली बैंक अकाउंट डेबिटेड वाली जिसमें पैसा आता है, दूसरी उसको एडजस्ट करने वाली, उसके बाद अलॉटमेंट। उसके बाद से बेटा क्या होता है, पहले ड्यू वाली एंट्री होती है, फिर बैंक वाली एंट्री होती है। और अगर कॉल्स भी है तो पहले ड्यू वाली एंट्री और फिर बैंक वाली एंट्री। बस जो पहली एंट्री होती है ना उसमें पहले बैंक वाली होती है। कैसे, अभी करके देखते हैं। जैसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप पे पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री ये होगी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होने वाली एंट्री। सेकेंड एंट्री, अगर मैं मान रहा हूँ फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, कुछ फालतू नहीं है, तो बस ये जो क्रेडिट था डेबिट में, परसेंटेज डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, जो आप सामने वाली पार्टी को डिवेंचर्स दे देंगे, डिवेंचर्स देने की एंट्री। पहले पैसा आया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके पास पैसा आएगा, उसके बाद आप डिवेंचर्स दोगे। फिर थर्ड, इसके बाद से क्या होता है भाई, सामने वाला आपका डिवेंचर होल्डर बन गया। अब उसको पहले ड्यू करोगे हर बारी जब जब इंस्टॉलमेंट आएगी, और फिर वो आपको पैसे देगा। तो परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। और फोर्थ, बैंक में पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिटेड, किसका पैसा आया है, अलॉटमेंट का, तो टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसी बेटा कॉल की एंट्री, कॉल्स की, फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज डिवेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल हो तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल हो तो सेकंड कॉल, टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। और जब कॉल वाला पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन सा पैसा है कॉल का, तो टू परसेंटेज डिवेंचर, जो भी कॉल होगी। ये बेसिक आपकी 6 से 8 एंट्रियां रहती है। 8 क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर 2 कॉलें होंगी तो 2 एंट्रियां और होंगी, ठीक है। वो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर बेटा पैसा सारा एक ही बारी में आया है, सारा का सारा पैसा वंस रिसीव हुआ है, एक ही बारी में आप पे रिसीव हुआ है, सारा पैसा एक बारी में रिसीव हुआ है। क्योंकि बेटा बहुत सारे डिवेंचरों के क्वेश्चन में पैसा एक ही बारी में रिसीव होता है, बहुत सारे डिवेंचर्स के क्वेश्चन में पैसा एक ही बारी में रिसीव होके आता है। तो क्वेश्चन से करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अ कंपनी offered for public subscription 10,000 9% डिवेंचर। डिवेंचर से पहले जो परसेंटेज होता है वो उसका इंटरेस्ट रेट होता है, हम उसकी भी एंट्री सीखेंगे। ऑफ 100 ईच, फुल स्टॉप, जो भी है, द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल ऑफ देम, पूरे 10,000 के 10,000 को पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया, फुल सब्सक्रिप्शन हुई है। एंट्री कैसे होगी भाई, कुछ नहीं बोला है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सारा पैसा एक बारी में आएगा तो क्या लिखोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सिंपल एंट्री करोगे, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर। जब इकट्ठा पैसा आता है तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री कैसी होगी बेटा, बड़ा सिंपल है, 10,000 डिवेंचर है, कितने का, 100 ईच का, 10,000 इंटू 100, 10 लाख। और फिर इसको एडजस्ट करने की एंट्री, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
और इस चैप्टर में कहा लॉजिक आता है आपका? इंटरेस्ट का भी लॉजिक होता है बेटा, रिडेम्पशन का भी लॉजिक होता है, बहुत सारे लॉजिक है। अगले लॉजिक पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। एक बात ध्यान रखना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन ना थोड़ा उलझाने वाले होते हैं। लाइक क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, अ कंपनी इशूड 9% डिवेंचर्स at a premium of 10% and redeemable at a प्रीमियम ऑफ 25%। तो बच्चा पूरा खेल जाता है कि यार ये तो 3-3% आ गए, 9%, 10%, 25%। और मान लो डिवेंचर 100 ईच का था, 100 ईच का, इशू कितने पे करा है? 10% के प्रीमियम पर, यानी 110 में इशू करा होगा, और कल को जब रीपेमेंट होगी तो 25% के प्रीमियम पर होगी, यानी 125 के हिसाब से। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट कौन सा है और प्रीमियम वगैरह का, डिस्काउंट वगैरह का रेट कौन सा है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है। डिवेंचर की फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 100, तो इंटरेस्ट उसके हिसाब से लगेगा। दूसरी बात, सिंपल ट्रिक है, डिवेंचर से पहले जो परसेंटेज लिखी होती है ना, वो उसका इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको कूपन रेट बोलते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में डिवेंचर से पहले क्या लिखा है? 9%, तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 9%। इसका ध्यान रखिएगा। अब इसकी एंट्री क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जाता है, उसकी एंट्री क्या होती है? सबसे पहले एंट्री ड्यू करके दिखाएंगे। इन पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, किसको मिलेगा? किसको मिलेगा इंटरेस्ट? डिवेंचर होल्डर को। तो टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। और दूसरी एंट्री एक्चुअल पेमेंट की, जब उनको एक्चुअल में पेमेंट दी जा रही है, तो डेबिट द रिसीवर, डिवेंचर होल्डर डेबिट कर देंगे क्योंकि ये रिसीवर है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड। अब बेटा इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करोगे? चिट्ठी भेजोगे क्या? बैंक से करोगे, तो टू बैंक अकाउंट, बस, और कुछ भी नहीं। लास्ट में जो कह रहे राइट ऑफ नहीं बोला भैया आपने, राइट ऑफ का भी सुन लो। राइट ऑफ 2-4 क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद करते। ये बेसिक है। अब इसके बाद राइट ऑफ का क्या है यार? राइट ऑफ वाली बात भी आप सुन लो। आपने हमेशा अपने क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, आप राइट ऑफ करेंगे। किस किस को राइट ऑफ करा जाता है? राइट ऑफ का मतलब होता है बेटा घाटे पूरे करना। जैसे अपने टैक्स के बेनिफिट के लिए, मान लो यार आपका इनकम टैक्स निकला कंपनी का, लेट इट बी, कॉर्पोरेट टैक्स निकला 10 लाख रुपए। आप सामने में अपने टैक्स की लाइबिलिटी को थोड़ा कम कर सकते हो। कैसे? अगर आप अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा कम करके दिखा दो। इसका मतलब ये नहीं बेटा घपले करने लग जाने हैं। प्रॉफिट्स कैसे जेन्युइन तरीके से कम करके बताओ उन्हें। सामने वाली पार्टी को बोलो, सर 10 लाख आपको प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें आपने हमारी इंटरेस्ट पेमेंट तो गिनी नहीं, हमने अपने डिवेंचर होल्डर्स को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, वो भी तो माइनस करो। फिर टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? 9 लाख। उस तरीके से इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी कम पे देना पड़ेगा। या फिर मान लो क्वेश्चन है कि डिवेंचर्स को 10% के डिस्काउंट पर इशू किया। डिवेंचर्स यार 100 रुपए के थे, इशू करे हैं 90 रुपए के भाव पर। कल को, आज नहीं तो कल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब पैसा वापस करोगे, तो 90 रुपए के भाव थोड़ी करोगे यार, तो 100 रुपए के भाव पैसा वापस करोगे उनका। इशू 90 में करा था 10 के घाटे में, तो वो भी आपका एक लॉस है, उसको भी आपके प्रॉफिट से सेटल करना है आपको। और अगर आप रिडेम्पशन प्रीमियम पे करोगे कि आज डिवेंचर 100 में इशू कर दिया, कल को 2-4 साल
5 साल 10 साल बाद जब वापस करोगे पैसा, तो आप मान लो पैसा वापस करोगे 125 के भाव से, आपको तो 25 का घाटा है, तो उसको आपको अपने प्रॉफिट्स में से कम करके दिखाना पड़ेगा ना। तो वो राइट ऑफ की एंट्री होती है बेटा। वो एंट्री किसकी होती है? राइट ऑफ की। राइट ऑफ वाली एंट्री वो होती है। हेडिंग डाल लो, राइट ऑफ। राइट ऑफ कैसे करते? राइट ऑफ, एक तो भाई राइट ऑफ आपने ऑलवेज करना है, चाहे बोला हो चाहे ना बोला हो। किस किस को करना है यार? 3 चीजों को राइट ऑफ करना है, जो जो कंपनी के घाटे होते हैं। कुछ सोचो, एक तो इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हो, वो आपका एक घाटा ही है एक तरीके से। ये ना कहना भैया वो भी तो वक्त सारने के लिए जरूरी है तो घाटा। हाँ वो जरूरी है वक्त सारने के लिए, सामने वाले से पैसे ले रखे हैं, उसको कुछ मोल तो देना पड़ेगा ऊपर। डिस्काउंट ऑन इशू, अगर डिवेंचर्स इशू करने सारे लोग डिवेंचर्स खरीद रहे, इस चक्कर में आपने डिस्काउंट पर बेच दिए, या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन जो करोगे वो प्रीमियम पर करोगे। तो ये सारी चीजें ठीक है। अब आपका यहाँ क्या रहेगा? प्रीमियम और रिडेम्पशन किसके साथ आता है? लॉस ऑन इशू के साथ। उसके एंट्री को हम अलग से दिखाते हैं लॉस ऑन इशू के नाम से। लॉस ऑन इशू बेटा कब आता है? जब आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे होते हो। जब आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे होते हो, किस टाइम पर? जब आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे होते हो एट अ प्रीमियम। तो आपने इन 3 जगह पर राइट ऑफ करना ही करना है। राइट ऑफ करते कैसे है भाई? सिंपल, टू जो भी राइट ऑफ कर रहे हो, डिस्काउंट ऑन इशू तो डिस्काउंट, लॉस है तो लॉस, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट। ये डब्बा क्यों बना दिया भैया? आपने भी डब्बा बनाने? नहीं जी आपने नहीं बनाना। इस डब्बे में क्या आएगा? या तो इस डब्बे में आएगा एसपीआर। अगर आपके पास ये शेयर डिवेंचरों के थ्रू कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बने, तो पहले वो वाला अमाउंट यूटिलाइज करोगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो अपने प्रॉफिट्स में से पैसा निकालोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इस सीक्वेंस का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये थी कुछ जनरल बातें। और भाई लॉजिक इसके अंदर बस रिडेम्पशन वाली बचे, फिर लॉजिक और क्या? रिडेम्पशन का क्या केस है? ओके, स्क्रीनशॉट लो यार। और इसमें क्या लॉजिक आती है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मतलब, रिडेम्पशन का मतलब होता है जब आप डिवेंचर होल्डर्स की क्या कर रहे हो? रीपेमेंट कर रहे हो, उनका पैसा उनको वापस कर रहे हो। इसके ना बेटा केसेस हो सकते हैं। जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का कंसेप्ट है ना, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स की रीपेमेंट करना, डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना। 3 केसेस बनते हैं, रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, जो सोच रहे हैं ना तीसरा केस है क्या बोलने वाले हैं, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होती नहीं है। आप सामने वाले के साथ गलत नहीं कर सकते कि 100 रुपए के भाव पर उससे पैसे लिए और वापसी करोगे 70 रुपए के भाव पर, 80 रुपए के भाव पर। ना जी ना, बेईमानी तो करनी नहीं। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होता ही नहीं है। या तो आप सामने वाले को, जिसने आपको पैसे दिए थे, उसको उसका पैसा उसी भाव पर वापस करोगे, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा करके दे सकते हो, लेकिन डिस्काउंट पर तो कभी नहीं। ठीक है। पार का मतलब क्या है कि 100 में इशू करा था, इशू भी 100 रुपए में करा था, और कल को 100 रुपए में ही उसको रिडीम भी कर दोगे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि इशू 100 में कराओ, बेशक 70 80 में 90 में कराओ, लेकिन रिडीम 120 में कर रहे हो, कल को पैसा उसको 120 के भाव पे दोगे। इन्वेस्टर का फायदा, आपका घाटा। ठीक है। कंपनी क्यों कर रही है फिर घाटा? यार इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, आपको अपना काम भी तो चलाने, वो सब चीजें। अब बेटा खास बात क्या है, अगर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पार पर हो रही है ना, तो इशू की एंट्री पर इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रही है तो इशू की एंट्री पर इफेक्ट आता है। क्या आता है वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहां पर तो इशू की एंट्री पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स लिमिटेड इशू 10,009% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, इशू प्रीमियम पे करे, रिडीमेबल एट अ, रिडीमेबल एट पार।
तो वहां पर इशू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो बेसिक एंट्री करते हो वैसे ही करोगे। लेकिन अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो इशू पर इफेक्ट आएगा, वो हम करके देखते हैं अभी। मान लो आपका केस है इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। डिवेंचर्स इशू करे हैं और रिडेम्पशन हो रही है प्रीमियम पर। तो भाई तीन केसेस बन सकते हैं। डिवेंचर्स इशू तो कैसे भी कर सकते हो ना। मान लो इशू करा है पार पर, इशूड एट पार, इशू तो पार पर ही करा है लेकिन रिडेम्पशन हो रही है प्रीमियम पर। रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो क्या होगा भाई, जो भी इफेक्ट आएगा ड्यू वाली एंट्री में आएगा, बैंक वाली एंट्री में नहीं आएगा। मान लो इसका कि अभी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि 100 रुपए के डिवेंचर्स थे, 100 में ही इशू करे हैं और कल को जब हम उसको रिडीम करेंगे, लेट इट बी, तो मान लो हम उसको रिडीम करेंगे फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए के प्रीमियम पर। तो कैसे एंट्रीज होगी, पहले बेसिक इशू की एंट्री कर दो। क्या लॉजिक होता है, पहले बेसिक इशू की एंट्री कर दो। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जितना भी परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है। 100 रुपए के डिवेंचर है तो 100 रुपए से एंट्री कर दो। दूसरी एंट्री बेसिक क्या होती है, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स 100। फर्क क्या पड़ेगा बेटा फिर, अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है ना तो दो जगह फर्क पड़ता है, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट है, हर एक एंट्री के दो इफेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में आ जाता है लॉस ऑन इशू और क्रेडिट में आ जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। दोनों अमाउंट सेम रहेंगे। मान लो 20 रुपए के प्रीमियम पर है तो ये भी 20 से, ये भी 20 से। तो भैया इसमें फर्क क्या पड़ा, बेसिक एंट्री कर दो, थोड़ा गैप छोड़ दो। अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो डेबिट में लॉस ऑन इशू और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। दूसरा केस, इन एंट्रीज के थ्रू मैं आपको प्रीमियम प्रीमियम डिस्काउंट डिस्काउंट इशू भी साथ ही समझा दूंगा। मान लो दूसरा केस है कि इशू भी प्रीमियम पर करा, मान लो 10 रुपए के प्रीमियम पर इशू करा है और रिडेम्पशन जो हो रही है कल को फ्यूचर में वो 20 रुपए के प्रीमियम पर हो रही है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले बेसिक इशू की एंट्री कर दो अपनी, जो बेसिक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, और ये 100 रुपए वाला डिवेंचर था, ठीक है, 100 रुपए का डिवेंचर था टोटल, टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री किससे होगी, 110 से, भूल गए तो कोई नहीं, पहले दूसरी एंट्री कर लेते फिर देखेंगे। परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, क्योंकि मैंने बेटा प्रीमियम पर इशू करे थे तो क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंट्री अब देखो कैसे होती है, प्रीमियम कितने का था, 10 रुपए का, डिवेंचर्स कितने के थे, 100 रुपए के, तो टोटल कितना हो गया 110, बैंक में कितना आएगा 110। ये आपकी है बेसिक इशू की एंट्री। प्रीमियम का क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, मैंने आपको बोला बेसिक एंट्री डाल दो, बाद में डेबिट में लॉस ऑन इशू, इशू के टाइम से ही लॉस हो गया क्योंकि कल को रीपेमेंट प्रीमियम पर होगी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जितने अमाउंट का प्रीमियम कल को होगा 20 एंट्री मैच होगी। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। लास्ट केस बेटा, सबसे ज्यादा घाटा जहां कंपनी को होता है, इशू करा डिस्काउंट पर और रिडेम्पशन होगी प्रीमियम पर, इशू करा डिस्काउंट पर और रिडेम्पशन होगी प्रीमियम पर, कंपनी दोनों तरफ से पीसी। 100 वाला डिवेंचर चकवा भी 90 में दिया, 10 रुपए का घाटा पहले वहां हुआ, अब कल को इसी 100 रुपए वाले डिवेंचर की रीपेमेंट करेंगे 120 पे, तो 20 रुपए का घाटा वहां अलग हो गया। और सबसे ज्यादा घाटा ये बहुत टुच्ची कंपनियां करती है जिनकी मार्केट में गुडविल नहीं होती, इज्जत नहीं होती, कि वो पैसा चाहिए तो भैया आप ले भी सस्ते में लो, कल को चुकाएंगे भी फालतू में वो चीज। तो मान लो
इशूड एट डिस्काउंट, मान लेते हैं हमने 10 रुपए के डिस्काउंट पर इशू करा है और कल को रिडेम्पशन जो होगी वो प्रीमियम पर होगी, अनलेटेड भी वो प्रीमियम रहेगा 20 का। एंट्रियां कैसे होंगी? और डिवेंचर है टोटल 100 रुपए की वैल्यू का। पहली एंट्री, पहले बेशक अपनी इशू की एंट्री कर दिया करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर, इकट्ठा पैसा आता तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री बेसिक क्या होती है? परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पिछले में अगर अलॉटमेंट मैंने नहीं लिखा था ना तो तुम लिखोगे इकट्ठा पैसा होता है। अगर टू परसेंटेज, थोड़ा गैप छोड़ के लिख लिया करो एंट्रिया, टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। कैसे इशू करा था भैया? डिस्काउंट पर। हमारा क्या था? घाटा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले बेसिक इशू की एंट्री कर रहा हूं मैं, डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। अब देख लो, पहले नीचे वाली एंट्री कर लो, क्या हो गया? अमाउंट लिख देंगे अभी। 100 रुपए का डिवेंचर था, 10 रुपए के डिस्काउंट पर दिया है, ठीक है जी। तो डिवेंचर कितने का था? 100 रुपए का, 10 रुपए के डिस्काउंट पर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? 90। बैंक में भी कितना पैसा आएगा? 90, क्योंकि यार 100 रुपए वाली चीज 10 रुपए के डिस्काउंट पर दे दी तो 90 में चुकवाई है। ये तो बेसिक हो गया। अब कल को रिडेम्पशन होगी प्रीमियम पर, तो क्या इफेक्ट डालना है? डेबिट में लॉस ऑन इशू, क्रेडिट में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना? जितना है भाई, कितना है? 20 और 20, 90, 100, 120, 120, डन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसके अलावा लॉजिक क्या? न्यूमेरिकल। बाकी भाई छोटे मोटे लॉजिक्स है, छोटे मोटे लॉजिक्स लाइक आपके जो शेयर्स में भी अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बार कर लिए कि अगर टुकड़ों में पैसा आ रहा है तो सामने वाली पार्टी का कोई बंदा हो, कोई बंदा हो जिसने आपकी अलॉटमेंट में घपला कर दिया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वाला, वो छोटा मोटा लॉजिक है, वो लाइव ही पूछ लेना जब बैठ के क्वेश्चंस कर रहे होगे। फिर भी एक बार बेसिकली बताऊं तो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का इफेक्ट ड्यू वाली एंट्री पर नहीं आता, बैंक वाली एंट्री पर आता है। और एक बात, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं जनरल सी, जनरल बात बेटा ये है कि जो आपकी वो वाली एंट्रीज होती है, लेट इट बी कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की, उसका इफेक्ट आता है बैंक वाली एंट्री पर। और जो प्रीमियम और डिस्काउंट की होती है एडजस्टमेंट, उसका इफेक्ट आता है ड्यू वाली एंट्री पर। ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे करते भैया वो भी बताते हैं लगे हाथ। ओवर सब्सक्रिप्शन का सिंपल लॉजिक है यार, जो एक्सेस पैसा रिफंड हो रहा है वो टू बैंक करके रिफंड कर दोगे, और अगर एप्लीकेशन का पैसा आप प्रो रेटा कर रहे हो तो उसकी नेक्स्ट पे अलॉटमेंट पर उसको एडजस्ट कर दोगे टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी जो इसके लाइव क्वेश्चंस करोगे, डाउट आएंगे, मार्क कर लेना, पूछ लेना, और क्या।